हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जफर शेख और स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ट्राइमोटिव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इवोल्यूशन के ऊपर पार्ट 1 पहले ही इस चैनल पे डाल दिया है महारिविजन सीरीज के अंदर। उसी कंटिन्यूशन के अंदर हम इवोल्यूशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर मैं आपको पहले बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अंदर से आपका बोर्ड में 3 मार्क्स से क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपका अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ इवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने प्राइमेट्स, नॉन सेलुलर उसकी बात करी है। और उसके बाद हम बात करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। एंड बीच में एक टॉपिक और है जिससे ज्यादातर सवाल आते हैं, दैट इज योर हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। तो देरी ना करते हुए चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन को बताया था 2 साइंटिस्टों ने, और इन दोनों साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन के महत्व और मीनिंग अलग अलग थी। सबसे पहले थे हमारे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने मेनली बहुत सारी बातें बताई हैं आपको इवोल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। और दूसरा है एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ह्यूगो डी व्रिस। यानी इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जाएगा कि कंपैरिजन करो या फिर डिफरेंस बताओ बिटवीन आपका डार्विन थ्योरी एंड ह्यूगो डी व्रिस के इवोल्यूशन थ्योरी के बीच में। तो आपको एज इट इज जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट आप लिखकर आ जाना। बेसिकली आता 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखवा दिए ताकि आप एडवांटेज में 1 पॉइंट लेके चलो। तो सबसे पहला, डार्विन के हिसाब से जो आपका इवोल्यूशन है वो ब्रांचिंग डिसेंट है एंड नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि जो इवोल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड करता है और नेचुरल सिलेक्शन का बहुत मेन फैक्टर होता है डार्विन के अकॉर्डिंग। और आपको पता ही होगा नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को नेचर ही सिलेक्ट करता है कि वो आगे जाकर अपने आप को इवॉल्व या फिर सर्वाइव करने लायक कन्वर्ट कर लेगा। ओके, उसके बाद अगर बात करूं, डार्विन ने एक बात और कही थी, यानी डार्विन ने किन चीजों के ऊपर किन स्पीसीज के ऊपर अपनी ये इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो वो है आपका सबसे पहला डार्विन ने वर्क किया था टॉर्टोइस के ऊपर, उसी के साथ साथ इन्होंने वर्क किया था फिश के ऊपर। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, डार्विन ने बताया था कि इवोल्यूशन एक टाइप का स्लो प्रोसेस है एंड स्मॉल प्रोसेस एंड डायरेक्शनल है, यानी कि कंटिन्यूअस है। यानी कि आपका जो इवोल्यूशन अगर किसी स्पीसीज में हो रहा है तो ये कंटिन्यूअसली आगे देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, यानी इसको होने में बहुत डिकेड्स लगते हैं, यानी बहुत सालों का वक्त लगता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट में मैंने बताया था कि इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल, यानी थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट दोनों ही सिमिलर है बट लैंग्वेज अलग है। ओके, वही बात करो अगर ह्यूगो डी व्रिस ने क्या बताया, तो ह्यूगो डी व्रिस ने बताया था साल्टेशन के बारे में। साल्टेशन कहीं ना कहीं आपको यह बताता है कि एक पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट में ही क्या होता है कि सडनली किसी के अंदर चेंज होता है और वहीं से वो पूरी स्पीसीज बदल जाती है। एंड सेकंड पॉइंट कि आपके जो ह्यूगो डी व्रिस थे, इन्होंने किस स्पीसीज के ऊपर काम किया था, तो आपको याद रखना है इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर हमारे ह्यूगो डी व्रिस ने काम किया था। थर्ड पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि जो ह्यूगो डी व्रिस ने बताया था उनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन इज अ फास्ट एंड लार्ज एंड रैंडम प्रोसेस। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपके ह्यूगो डी व्रिस ने बताया था, उन्होंने ये बताया था कि म्यूटेशन इज द मेन कॉज ऑफ स्पेशिएशन, यानी किसी भी न्यू स्पीसीज के बनने में जो मेन हाथ होता है वो होता है आपका म्यूटेशन का। और म्यूटेशन आपको याद रखना है, म्यूटेशन इज द सिंगल स्टेप प्रोसेस, जिसको साल्टेशन बताया है इन्होंने। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। अब बात करते हैं हम अपने हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर। हार्डी-विंगबर्ग का प्रिंसिपल याद रखना है, जिसके अंदर यह बताया जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन हैं या जीन फ्रीक्वेंसी हैं वो कांस्टेंट रहने वाली हैं, उनका कभी भी उनके अंदर कभी भी डिफरेंस या कोई चेंज नहीं आता है। यानी हार्डी-विंगबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था जो सामने लिखा है आपके P + Q = 1, यानी जो P है ये डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप लिख सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील।
अलील को, मतलब अलील के जीन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है P, और वो भी कौन से अलील, वो हैं आपके कैपिटल A मींस डोमिनेंट, ये आपके डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके Q की, तो Q यहां पर ये भी आपके जीन फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये जो आपका Q है ये रिप्रेजेंट करता है आपके रिसेसिव जीन को, यानी अलील को। और इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो यहां पर आपका आंसर आता है 1। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है, ज्यादातर नीट में पूछते हैं, आपसे सीबीएसई के लेवल पे नहीं पूछेंगे। उसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है आपके हार्डी विंगवर्थ के ऊपर, दैट इज p² प्लस q² प्लस 2pq। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी इसी फॉर्मूले से ड्राइव होकर इसको निकाला गया है, जहां पर मैंने बता दिया कि p² क्या दिखा रहा है आपका, कहीं ना कहीं डोमिनेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस जीन दिखा रहा है, एंड q² दिखा रहा है आपका, ये भी होमोजाइगस दिखा रहा है, एंड जो 2pq है वो आपका हेटेरोजाइगस जीन को या गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हार्डी विंगवर्थ प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन और आता है, जो जिसने मतलब आपके हार्डी विंगवर्थ ने एक ग्राफ समझाया था, मतलब 3 ग्राफ समझाए थे। उन्होंने बताया था मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग रहते हैं, तो उसके अंदर कब कब क्या क्या चीजें हमें मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ग्राफ समझाए थे कि अगर कंडीशन अच्छी रही तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, अच्छा आपको पता होगा पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइम में, टाइम पीरियड के अंदर कितने लोग वहां रहते हैं उसे अपन पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा, सारा नेचर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर, तो ये सब अगर सही है तो वहां का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगा, वहां की जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाएगी, और उसको दिखाया गया था इस ग्राफ के थ्रू, स्टेबलाइजिंग ग्राफ के थ्रू। अब मान लो कि एक एरिया है, वहां पर इतना ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, क्लाइमेट नहीं है, तो क्या होगा कि वहां के लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं किसी एक शहर का या देश का, वहां पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहां पे किसी के पास जॉब नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर देश है जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बैलेंस है और उनके पास बहुत ज्यादा जॉब है, तो सारे लोग यहां से उठकर वहां जाने लगेंगे। तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको हम दिखा रहे हैं सेकंड ग्राफ से, दैट इज डायरेक्शनल ग्रोथ। एंड थर्ड इज कि मान लो जहां हम रहते हैं वहां रहने लायक एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन उसके आसपास वाला एरिया जो है वहां आप अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हो, आपको रहने लायक जगह मिल रही है, तो वहां पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी वो एक फिक्स डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेगी, वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में, जिसको दिखाया गया है इस थर्ड ग्राफ से, डिसरप्टिव ग्राफ के थ्रू। तो ये था हार्डी विंगवर्थ से पूछे जाने वाले सवालों का मेन बेसिक कोर। अब बात करते हैं हम अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इवोल्यूशन हुआ था वो किस तरीके से, कहां से स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी बताती है वो बताती है कि 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बना था हमारे अर्थ के ऊपर, एंड आफ्टर दैट हमें देखने को मिला कि 500 मिलियन ईयर एगो आपने जो अर्थ के ऊपर सबसे पहला इनवर्टिब्रेट की फॉर्म या इनवर्टिब्रेट फॉर्म हुए थे। उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस फिशेस का डेवलपमेंट हुआ था इस हमारे अर्थ के ऊपर, एंड आफ्टर दैट 320 मिलियन ईयर एगो सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स का ग्रोथ हुआ था। यानी आप इतना समझ लो कि यहां तक जो ये ग्रोथ हो रही है ये चल रहा है वाटर के अंदर। आपने ये लाइन सुनी थी मेरी पहली वीडियो में, मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जितनी भी इवोल्यूशन है, जितने भी आज आप लोग स्पीसीज देखते हो जो लैंड पर है, वो वाटर से ही आए हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी भी बताती है कि पूरा का पूरा ग्रोथ जो है, जितने भी स्पीसीज है, वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर ग्रो कर रही थी। एंड सडनली क्या हुआ कि एक ऐसा जीव था जो क्या करता था, पानी से आता था, मतलब पानी के थोड़ी देर बाहर आता था एंड तुरंत पानी के बाहर आने के बाद अंदर जंप करके वापस चला जाता था। तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ और वहां से फिर हमारे और टाइप के मतलब स्पीसीज ऑर्गेनिज्म लैंड के ऊपर आना स्टार्ट हो गए। और वहीं पर आपने देखा यहाँ पे लिखा है 1938 के अंदर हमें कोलेकांथ नाम का फर्स्ट
ऐसा मतलब ऐसी फिश मिली जो क्या करती थी, ये वही फिश है जिसकी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। ये करते क्या थे, पानी के बाहर आते थे थोड़ी देर के लिए, और पानी के बाहर आने के बाद जस्ट आफ्टर दैट ये अंदर चले जाते थे। ओके, और ये लोब फिन से ये जो कोलेकांथ है, ये याद रखना, ये मेन है, एमसीक्यू आ सकता है कि कोलेकांथ से ऐसी स्पीसीज का नाम बताओ जिससे हमारा फर्स्ट एम्फीबियंस का बोल सकते हो कि ग्रोथ हुई थी। तो कोलेकांथ से बना आपका लोब फिन्स, और लोब फिन से हमारे फर्स्ट एम्फीबियंस की ग्रोथ हुई थी। अच्छा, इस पे भी सवाल आ सकता है कि जो एम्फीबियंस थे वो ज़्यादातर मतलब सक्सेस क्यों नहीं कर पाए हमारे लैंड के ऊपर। तो आपको ये बताना है कि जो एम्फीबियंस के एग होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब है ना सूख जाते हैं, और टेम्परेचर जो हमारा सन जो हीट देता है उसकी वजह से वो एग फूट जाते हैं, यानी बच्चे होने से पहले वो टूट जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, एम्फीबियंस सक्सेसफुल नहीं। फर्स्ट एम्फीबियंस से अब मैंने बताया कि एम्फीबियंस इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे लैंड के ऊपर, तो मैंने अभी बताया था कि नेचर सिलेक्ट करता है उन्हीं को जो कि आगे अपने ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को या स्पीसीज को लेके जा सके। तो नेचर ने क्या करा, एम्फीबियंस से भी एक और बढ़कर मतलब एक लेवल और ऊपर चल के एक स्पीसीज बनाई जिसको आज हम जानते हैं रेप्टाइल्स। ओके, तो रेप्टाइल जो थे इनके एग सन को इतना ज्यादा मतलब सन का इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, और इनके पास ये ज्यादा खूबी थी कि ये लैंड पर अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। एंड रेप्टाइल से ही आगे जाकर, और आपको ये बात ध्यान रखना है कि रेप्टाइल ने 200 मिलियन ईयर तक इस लैंड के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर राज किया है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डायनासोर्स की। डायनासोर्स का भी एक अच्छा खासा टाइम पीरियड था, तकरीबन 200 मिलियन ईयर तक का उनका टाइम पीरियड था। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो है टी-रेक्स यानी टायरेनोसोरस डायनासोर की बात कर रहे हैं हम। इनके अंदर इनके जो दांत होते थे वो बहुत ज्यादा पेने होते थे चाकू के जैसे, और ये क्या करते थे, ये किसी भी डायनासोर को, अपने से छोटे डायनासोर को मार के खा जाते थे। ठीक है, इनकी हाइट 20 फीट तक हुआ करती थी। तो मोस्ट प्रोबेबल आपसे सिर्फ और सिर्फ डायनासोर के रिलेटेड टी-रेक्स के बारे में ही पूछा जाएगा। उसके बाद जो रेप्टाइल थे, रेप्टाइल का इवोल्यूशन हुआ दो और टाइप की स्पीसीज में, एक था बर्ड्स में एंड दूसरा था फिशेस के अंदर। यानी कि मैं बताता हूं, जैसे जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ, या फिर इसको हटा दें तो जो रेप्टाइल से डायनासोर बने, है ना। तो डायनासोर, कुछ ऐसे डायनासोर बने जो फ्लाई कर सकते थे, कुछ डायनासोर ऐसे थे जो वापस पानी में ही चले गए, और वही जो पानी में डायनासोर गए थे उन्हीं पानी के डायनासोरों ने आगे जाके अपने आप को इवॉल्व करके खुद को मछली के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। अब बात करें अगर उन रेप्टाइल की जो उड़ सकते थे, जिनके पास कैपेबिलिटी थी हवा में उड़ने की, तो आगे जाकर जब इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट के बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। आपको एक बात ये भी याद रख लेना, जो आज की डेट में हम क्रोकोडाइल देखते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि वो पुराने टाइम के डायनासोर का ही एक टाइप है जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। तो ये था हमारा अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अगर आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ दिस इज इनफ इतना लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे, यानी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं, एंड ज्यादातर आपका वो जो आजकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, यानी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आपको ध्यान का रखना है, 7 टाइप के बेसिकली एनसीईआरटी ने आपको मैन का इवोल्यूशन बता रखा है 7 टाइप में, जिसमें से पहला तो इन्होंने बताया था ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस। ये दो ऐसी स्पीसीज थी ह्यूमन की जो कि अपने 4 पैरों पे चलती थी, 4 पैरों पे चलती थी, एंड साथ ही गोरिल्ला की तरह ही चलते थे। उनमें से आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये ड्रायोपैथिकस है ये मोर एप लाइक हुआ करते थे, एंड उन्हीं के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि रामापैथिकस जो थे ये मोर मैन लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था इनका। एक कब मिलते थे ये डेट याद रख लेना, 15 मिलियन ईयर एगो हमें ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस देखने को मिलते थे अर्थ पर। फिर उनके बाद इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, और इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ तो हमें देखने को मिले ऑस्ट्रेलोपैथिशियंस। ये कब आए थे अर्थ पर, ये आए थे 2 मिलियन ईयर एगो, और ये ऐसी
मतलब ये ह्यूमन की ऐसी स्पीसीज थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम, मतलब ये क्या करते थे, स्टोन को इन्होंने स्टोन का वेपन बनाया। बट ये शिकार तो करते थे लेकिन उन्हें खाते नहीं थे, उनसे क्या करते थे, ये खाने के लिए असेंशियल तौर पर फ्रूट को ही कंज्यूम करते थे। इसके बाद आए थे हमारे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस आपको अगर बात करूं तो होमो हैबिलिस में आपको ध्यान क्या रखना है, इनके ब्रेन की कैपेसिटी ध्यान रखनी है क्योंकि यही ज्यादा पूछा जाएगा। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी थी 650 से 800 सीसी के अंदर। और ये क्या करते थे, खाते तो ये भी, मतलब मीट ये भी नहीं खाते थे। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक इनमें से किसी ने भी मीट को कंज्यूम नहीं किया है। उसके बाद आते हैं हमारे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 900 सीसी और ये जब अर्थ पे आए थे वो डेट है आपकी 1.5 मिलियन ईयर एगो। होमो इरेक्टस का आपको ध्यान क्या रखना है, ये फर्स्ट ऐसी स्पीसीज थी ह्यूमन की जिसने मीट को एज अ फूड कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। एंड आफ्टर दैट आपको देखना है नेंडरथल मैन। ये ऐसे थे, यानी इनकी पहले डेट याद रखना कि ये 1 लाख साल पहले या फिर एक और है 40,000 साल पहले तक अर्थ पर रहते थे। और ये एक लौते ऐसे मतलब स्पीसीज थी ह्यूमन की जो अपने आप को कवर करती थी, अपने बदन को ढकती थी और ये अपने मरे हुए परिजन को जमीन में दफना भी देते थे। इनके पास ये खासियत थी। ओके, एंड उसके बाद आता है आपका होमो सेपियंस। और ये होमो सेपियंस की अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ पर आए थे 75,000 से 10,000 साल पहले। ओके, तो इनकी ब्रेन की कैपेसिटी की बात करूं तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1300 से 1600 के बीच में। और यही अपने आप को इन्होंने चेंज करा, आइस एज आया एंड देन आपको आज के टाइम के होमो सेपियंस देखने को मिलते हैं। ओके, अब आपको अपनी तरफ से क्या करना है इवोल्यूशन के अंदर, ये ध्यान रखना। मैंने आपको ये जो ब्रीफ बताया है आपको मैन इवोल्यूशन का ब्रीफ बताया है, इसमें अगर आप ये भी लिख के आओगे पेपर में, अगर आता है क्वेश्चन तो चल जाएगा। बट मोर प्रोबेबल जो एमसीक्यू बनेंगे वो ये बन सकते हैं कि इनमें से बताओ ये कौन सा मतलब स्पीसीज थी ह्यूमन की जो जावा में पाई गई थी, ग्रासलैंड में पाई गई थी, या फिर इथोपियन में पाई गई थी, या तंजानिया में पाई गई थी। इसको एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर चेक कर लेना। एंड एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जहां पर ये डेटा दे रखा है कि हमें हमारे पूर्वजों के बारे में, यानी जो ये हमारे ह्यूमन थे, ह्यूमन इवोल्यूशन, इसके बारे में पता कैसे चला। तो कुछ केव्स के नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में एंड इनके द्वारा बनाए हुए कुछ आर्ट फॉर्म के भी नाम दे रखे हैं। तो वो भी एक बार ध्यान दे लेना, क्या पता आपसे कब एमसीक्यू बन के वो आ जाए सामने। ओके, तो आपको एक ये पढ़ना है। एंड अगर आप लोग टीरेक्स से, या अगर आप लोग टीरेक्स के अलावा और भी डायनासोर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है जो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के नाम से ही है। वहां पर आपको और भी ज्यादा डायनासोरों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे रखी है, तो वहां से आप देख सकते हो। और 1 मार्क्स का एक और जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि फर्स्ट मैमल कौन था, तो याद रखना मोल एक ऑर्गेनिज्म होता है, मोल। ठीक है, तो पहला जो मैमल था वो मोल ही था जिसने अपने आप को इवॉल्व किया था। तो ये भी आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही कम टाइम में अपने 12th के कॉन्सेप्ट जानने के लिए ट्राई मोटिव को सब्सक्राइब करके चैनल को दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।